हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे अपने साइंस का सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। होप सो आपने इसका पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, न्यूट्रिशन के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी हमें और भी बहुत कुछ जानना है, बट उससे पहले आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 2 में जो ऊपर ब्लू बॉक्स दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेल्स, you have seen that buildings are made up of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made up of one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct central located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called the cytoplasm. तो सेल होता क्या है, इसको समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई भी घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो क्या वो एकदम से ऐसे ही बन जाती है? उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसकी दीवारें बनेगी, फिर रूम तैयार होगा, फिर पूरी बिल्डिंग बनेगी। तो दीवार भी कैसे बनती है? जब हम एक एक ईंट उस पर रखते हैं, एक एक ईंट से मिलकर दीवार बनेगी, दीवार से मिलकर कमरा बनेगा, कमरों से मिलकर फिर पूरा हमारा घर बनेगा। तो वो एक एक जो ईंट है वो उस बिल्डिंग की क्या हो गई, यूनिट हो गई। वो एक बेसिक यूनिट है जिसके रिपीट करने से क्या बना, पूरी बिल्डिंग बनी। वैसे ही हमारी जो इतनी बड़ी बॉडी है ये ऐसे ही तो नहीं बन गई, इसकी भी कोई बेसिक यूनिट होगी जिसके रिपीटिशन से हमारी पूरी ये बॉडी बनी है। वो होता है सेल्स, उसे क्या कहते हैं, सेल्स। और सेल्स जो होते हैं ये सब में होते हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल्स हमें ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ये सेल के ही बने होते हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की ही होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ठीक है, पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलके बनी, और ये सेल है क्या, ये खुद क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सेल जो होता है उसके बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सेल की बाउंड्री है। सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है। किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोई हेड होता है ना, वैसे ही सेल के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, उसे ऑर्डर देने के लिए जो होता है वहाँ पे एक सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है। और इसके साथ सेल के अंदर पूरे में एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो इससे फिल होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल में क्या क्या पार्ट आ गए, सेल मेम्ब्रेन आ गया जो मैंने बताया, बाहर की बाउंड्री, न्यूक्लियस आ गया जो कि सेंटर में लोकेटेड होता है सेल के, और सेल के अंदर पूरा फ्लूइड्स जो भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सारे ही सेल्स ज़रूरी नहीं कि सेम हो, डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके, उसके हिसाब से उनका शेप भी डिफरेंट होता है। तो ये थी हमारी सेल्स के बारे में बात। अब फोटोसिंथेसिस की लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन को समझ लिया था कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। जब प्लांट लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके लिए उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। इन सब से यूज़ करके वो अपना फूड बनाती हैं। और अल्टीमेट सोर्स तो हमारा सन ही है, आगे रीड करते हैं। Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. तो एक बार को सोचो कि अगर अर्थ में फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो क्या होगा। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएगा, और प्लांट अगर फूड नहीं बना पाएगा तो एनिमल्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही तो डिपेंड है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो एनिमल्स को भी फूड नहीं मिलेगा। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis.
In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. ऑक्सीजन जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिए ज़रूरी है। आप कुछ टाइम भी बिना सांस लिए रह सकते हो? नहीं भाई, बिना पानी के तो कुछ टाइम रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए तो हम मर जाएंगे। और ये ऑक्सीजन तभी प्रोड्यूस होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी इस अर्थ में, और ऑक्सीजन नहीं तो लाइफ भी नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented by in an equation: carbon dioxide plus water, arrow इन एरो के ऊपर नीचे लिखा है, इसका मतलब उसके प्रेजेंस में यूज़ हो रहा है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ही दिखाया जा रहा है। आपको डायग्राम में भी इलस्ट्रेट किया है कि कैसे वो प्लांट जो है डे में सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है। और किस किस की ज़रूरत है? सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और क्लोरोफिल कहाँ होती है? लीव्स के सेल्स में। और इससे क्या बनेगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा। इसकी के साथ साथ ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट निकलती है, और उस ऑक्सीजन को फिर हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वाटर और मिनरल्स कहाँ से ले रहे हैं? तो सॉइल से रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स भी ले रहे हैं प्लांट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। The presence of starch in leaves indicates that occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो ये तो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होती है, और जो स्टार्च है वो लीव्स में हमें मिलता है। ये उस बात का सबूत है कि हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स में हो रही है। स्टार्च जो है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। यानी फोटोसिंथेसिस में हमने देखा ना कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। अब यहाँ पे बाजू में जो डायग्राम है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लीफ का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया हुआ है। लीफ को जूम इन करके दिखाया हुआ है कि इसमें छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं आप, जिस क्लोरोफिल सेल्स हैं, और सामने जो सराउंड कर रहे हैं वो क्या है? गार्ड सेल्स हैं। और जो छोटी छोटी ओपनिंग है उसको क्या लेबल किया? स्टोमेटा। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, जो ओपनिंग्स होती है उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा है सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये आपका लीफ का सेक्शन है। यहाँ पे बूजो कुछ हमसे पूछ रहा है। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो अभी तक हमने तो ये जाना कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और उस क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होती है। तो बूजो का क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट्स डीप रेड, पर्पल, वायलेट ऐसे कलर के होते हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होती है? क्योंकि वो तो ग्रीन नहीं है। तो ये हमें पता चलेगा आगे की एक्टिविटी रीड करके। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6th. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. एक्टिविटी 1.1 में क्या बोल रहा है कि आपको 2 पॉट लेना है, उसमें मिट्टी डालनी है और उसमें प्लांट लगाना है। फिर एक पॉट को आपको डार्क में रख देना है, एकदम डार्क में, मतलब जहाँ पे सनलाइट ना आती हो वहाँ पे रखना है। फिर उसकी लीव्स में आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। आयोडीन टेस्ट में आप लीफ में क्या करते हो? आयोडीन डालते हो। अगर उस पर स्टार्च होता है या किसी भी फूड में डालते हैं, अगर उसमें स्टार्च होता है तो उसमें ब्लैक या ब्लू कलर के स्पॉट दिखते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब स्टार्च नहीं है। ऐसा आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, रिजल्ट रिकॉर्ड करना है।
इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो डार्क में रखा था पॉट उसको सनलाइट में रख देना है 3-4 डेज़ के लिए। फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और अपना रिज़ल्ट रिकॉर्ड करना है। फिर आपको पता चलेगा कि जो कलरफुल लीव्स होती हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसमें दूसरे और पिगमेंट कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं जैसे रेड ब्राउन पिगमेंट्स, जो जिनका लार्ज अमाउंट होने के कारण वो ग्रीन कलर को क्या कर लेती है, छुपा देती हैं, जिससे हमें वो दिखता नहीं है। बट फोटोसिंथेसिस उनमें भी होती है, क्लोरोफिल उनमें भी होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which give them the green color. Green algae can also prepare their food by photosynthesis. अब बारिश के टाइम में तो आपने ये देखा ही होगा कि बाथरूम में और बाहर जहाँ पानी गिरता है सीढ़ियों में काई लग जाती है, एल्गी लग जाती है। वो एल्गी भी कैसी होती है, ग्रीन कलर की। क्यों होती है ग्रीन कलर की? यस, आपने सही गैस किया, उनमें भी क्लोरोफिल होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके ही अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। वो भी क्या हुई, ऑटोट्रॉफिक हुई। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats, but proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो एक मॉलिक्यूल है वो किस किस चीज़ों से बना होता है, तो उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या होते हैं, एलिमेंट, एटम। तो इन एलिमेंट से मिलके बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये यूज़ होते हैं अदर कंपोनेंट को बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। बट प्रोटीन के लिए सिर्फ इनकी नहीं, नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। तो वो नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, तो चलो पढ़ते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the earth. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. अब आप बोलोगे नाइट्रोजन तो एयर में कितना सारा है ना, हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में जो गैसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही है, पर प्लांट्स ऐसे डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकती। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करके वो सॉइल में रिलीज़ करते हैं, फिर सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। These are absorbed by the plants along with water. वाटर के साथ प्लांट्स इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो आप इसकी ऐसे तो का होता ही है, प्लांट्स को मिलता है नाइट्रोजन। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, स्पेशली वो नाइट्रोजन रिच यानी ऐसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो, ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सके, वाटर के साथ उसे यूज़ कर सके और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यानी बाकी जो चीज़ें उनके साथ नाइट्रोजन को भी यूज़ कर सके, और फिर वो उससे क्या बनाएगी, प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, विटामिन्स भी बना सकते हैं। तो आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।